अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इज़ प्रोफेसर कामरान सरफराचा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इन दिनों हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक करेंगे। तो जैसा कि आपके सामने टॉपिक नज़र आ रहा है, फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल ट्यूब, दैट इज़ आल्सो कॉल्ड न्यूरोलेशन। ये एमएससी और बीएस जोलॉजी जो हैं उसमें 5 सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर में डेवलपमेंटल बायोलॉजी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चूँकि इन दिनों पेपर भी हैं। तो अगर आप इस वीडियो पे फोकस करेंगे, यू कैन रिवाइज दैट टॉपिक वेरी इजीली। हम न्यूरोलेशन को पढ़ेंगे यहाँ पर, और इस स्लाइड में जो रेफरेंस दिया जाएगा वो इनवर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स में बर्ड, एम्फीबियन, मैमल, इन सब का बीच में रेफरेंस होगा कि किस में किस टाइप की कैसे चलती है न्यूरोलेशन, वो होगा। तो इंट्रोडक्शन में देर आर टू मेजर्स ऑफ फॉर्मिंग न्यूरल ट्यूब बनाने के दो मेजर वे हैं। नंबर वन इज़ द प्राइमरी न्यूरोलेशन एंड नंबर टू इज़ द सेकेंडरी न्यूरोलेशन। द प्राइमरी न्यूरोलेशन क्या होता है? द सेल्स सराउंडिंग द न्यूरल प्लेट डायरेक्ट द न्यूरल प्लेट सेल टू प्रोलिफरेट एंड इन्वेजिनेट एंड पिंच ऑफ फ्रॉम द सरफेस टू फॉर्म अ हॉलो ट्यूब। कहते हैं इसमें क्या होता है, जो सेल होते हैं, न्यूरल प्लेट बनती है, उसके सराउंडिंग सेल होते हैं, वो न्यूरल प्लेट के वो प्रोलिफरेट करते हैं और इन्वेजिनेट यानी कि न्यूरल प्लेट अंदर की तरफ धंसती है और फिर उसके किनारे आपस में मिलते हैं और न्यूरल जो ट्यूब होती है बनती है, एक ग्रुप सा बनता है, वो पिंच ऑफ होकर अलग हो जाती है। इस सूरत में एक खोखली ट्यूब बनती है बाय इन फोल्डिंग ऑफ न्यूरल प्लेट। और न्यूरल प्लेट आप जानते हैं डॉर्सल एक्टोडर्म से बनती है, उसके अंदर की तरफ फोल्ड होने की वजह से जो न्यूरल प्लेट के फोल्ड होने की वजह से ट्यूब बनती है, उसे न्यूरल ट्यूब कहा जाता है। मतलब प्राइमरी न्यूरोलेशन में फोल्डिंग होगी न्यूरल प्लेट की, और उसके एजेस आपस में फ्यूज़ होंगे और फिर नतीजे में न्यूरल प्लेट बन जाएगी। जबकि स्कैंडी न्यूरोलेशन में क्या होता है, द ट्यूब राइजेस फ्रॉम अ सॉलिड कॉर्ड। अब इसमें ऐसा है कि एक पूरा रॉड सा बना होगा जो बीच में से भरा हुआ होगा। कॉर्ड मीन एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होगी, ठीक है, ऑफ द सेल दैट सिंक इनटू एम्ब्रियो, जो एम्ब्रियो में सिंक होंगे एंड सब्सिक्वेंटली हॉलो आउट। और फिर उसके जो रॉड बनेगा उसके अंदर से खुदाई होगी, ठीक है। मतलब आप सोचें, आपके पास एक सॉलिड रॉड है, आप रॉड को बीच में से खोखला कर रहे हैं, मतलब इसके किनारे को छोड़ के बीच में से उसमें से सेल निकाल रहे हैं बाहर, इसे इनकैविटेशन कहा जाएगा। तो हॉलो ट्यूब बनेगी। दिस द एक्सटेंट टू विच दीज मोड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आर यूज्ड वेरी अमॉन्ग द वर्टिब्रेट। और ये एक्सटेंट के कौन सा मोड ऑफ कंस्ट्रक्शन इस्तेमाल करता है, वो वर्टिब्रेट्स में वेरी करता है। मतलब न्यूरल ट्यूब जो प्राइमरी न्यूरोलेशन है उसमें मेम्ब्रेन फोल्ड होगी, मतलब आउटर लेयर जो सी एक्टोडर्म है वो न्यूरल ट्यूब प्लेट में तब्दील होगी, और न्यूरल प्लेट फोल्ड होगी और फोल्ड होकर उसके एजेस आपस में फ्यूज होंगे, और एजेस फ्यूज होने के बाद वो ट्यूब कट के सेपरेट हो जाएगी और न्यूरल ट्यूब बन जाएगी। जबकि स्कैंडी न्यूरोलेशन में कोई फोल्डिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, पहले से ही एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है और उसको बीच में से खोखला किया जा रहा है, उसे स्कैंडी न्यूरोलेशन कहते हैं। देन उसके बाद न्यूरोलेशन इन डिफरेंट एनिमल्स, लाइक न्यूरोलेशन इन फिशेज इज एक्सक्लूसिवली सेकेंडरी। यानी कि फ़िश के अंदर जो न्यूरोलेशन होती है, न्यूरल ट्यूब बनती है, उसमें रॉड बनता है और रॉड को बीच में से खोखला किया जाता है। और जबकि इन बर्ड्स द एंटीरियर पोर्शन ऑफ जो न्यूरल ट्यूब का होता है वो कंस्ट्रक्ट होता है बाय प्राइमरी न्यूरोलेशन। यानी कि जो शुरुआती न्यूरल ट्यूब है, यानी कि जिसमें से ब्रेन और वो स्पाइनल कॉर्ड बनेगा मेडियल पोर्शन का, उसमें प्राइमरी न्यूरोलेशन होगी। जबकि न्यूरल ट्यूब जो कि कर्डल या 27th सोमाइट्स पेयर से नीचे बनेगी, ठीक है, यानी कि एवरीथिंग पोस्टीरियर टू हिंड लिम्ब, जो हिंड लिम्ब से नीचे होगी, इज़ मेड बाय सेकेंडरी न्यूरोलेशन। वो सेकेंडरी न्यूरोलेशन से बनेगी, यानी कि वहाँ पर रॉड होगा और रॉड के बीच में से क्या किया जाएगा, खोखला किया जाएगा। इन एम्फीबियन सच एज जीनोपस, जीनोपस कहते हैं बेटा फ्रॉग को, मोस्ट ऑफ द टेडपोल न्यूरल ट्यूब इज मेड बाय प्राइमरी न्यूरोलेशन। फ्रॉग के अंदर जो टेडपोल होता है, जो लार्वा होता है, उसमें जो न्यूरोलेशन होती है वो प्राइमरी न्यूरोलेशन के जरिए न्यूरल ट्यूब बनती है। जबकि जो टेल की न्यूरल ट्यूब है इज ड्राइड फ्रॉम सेकेंडरी न्यूरोलेशन, वो सेकेंडरी न्यूरोलेशन के जरिए क्या होगी, बनेगी। देन उसके बाद इन माइस यानी कि मैमल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, इज प्रॉबेबली ह्यूमन ट्यूब। सेकेंडरी न्यूरोलेशन बिगेन होती है, शुरू होती है एट और अराउंड द लेवल ऑफ सोमाइट 35 पेयर, जो 35वां सोमाइट होता है यानी कि टेल साइड पे, वहाँ से उसमें सेकेंडरी न्यूरोलेशन होती है और बाकी सारी जो एंटीरियर रीजन होता है, मेडियल रीजन होता है, उसमें प्राइमरी न्यूरोलेशन होती है, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चल गया किस मतलब किस एनिमल में किस तरह की न्यूरोलेशन होगी, ठीक है। उसके बाद बेटा हम स्टार्ट करेंगे प्राइमरी न्यूरोलेशन। मतलब ये जो अभी आपका लेक्चर है इसमें हम प्राइमरी न्यूरोलेशन को फोकस करेंगे, ठीक है। और उसमें क्या है, द इवेंट्स ऑफ प्राइमरी न्यूरोलेशन इन चिक एंड फ्रॉग
आर इलस्ट्रेटेड इन फिगर 12.3 एंड 12.4 रिस्पेक्टिवली। अच्छा, जो चिक के अंदर या फ्रॉग के अंदर जो न्यूरल ट्यूब से, न्यूरल प्लेट से न्यूरल ट्यूब बननी है, वो ऑलमोस्ट वैसी है जैसे इवन दो मैमल में और ह्यूमन में भी बनती है। तो अगर आप चिक के प्राइमरी न्यूरलेशन को पढ़ेंगे तो आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल ऐसी प्राइमरी न्यूरलेशन मैमल में भी होगी। ठीक है, तो उसे अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। देन ड्यूरिंग प्राइमरी न्यूरलेशन द ओरिजिनल एक्टोडर्म डिवाइडेड इनटू 3 सेट्स ऑफ सेल। जो ओरिजिनल एक्टोडर्म होगी, एक्टोडर्म से मुराद जो डॉर्सल अपर लेयर होती है। आप जानते हैं ग्रेस्टुलेशन जो स्टेज होती है, ग्रेस्टुला स्टेज, उसमें एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म बन चुकी होती है। तो एक्टोडर्म जो होती है वो बिल्कुल टॉप लेयर होती है। तो एक्टोडर्म जो होगी उससे 3 हिस्सों में वो डिवाइड हो जाएगी। जो बिल्कुल मिड लाइन वाला हिस्सा होगा उसे आप न्यूरल प्लेट कहेंगे, जो उसके किनारे 2 होंगे उन्हें आप न्यूरल क्रस्ट कहेंगे, और जो फिर बाकी एरिया होगा उसे एपिडर्मिस कहा जाएगा। मतलब द इंटरनली पोजीशन न्यूरल ट्यूब विच विल फॉर्म द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जो इंटरनली पोजीशनड होगी वो न्यूरल ट्यूब बनाएगी, वो बाद में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनाएगी। और जो एक्सटर्नली पोजीशन एपिडर्मिस होगी स्किन की, और उन दोनों के दरमियान में जो चीज़ होगी वो न्यूरल क्रस्ट सेल होंगे। न्यूरल क्रस्ट सेल आर फॉर्म इन द ब्रेन रीजन दैट कनेक्ट। ठीक है, ये ब्रेन रीजन में, मतलब इन द रीजन, मतलब उस रीजन में ये न्यूरल क्रस्ट सेल बनते हैं। मैं ब्रेन रीजन कह रहा था। इन द रीजन दैट कनेक्ट द न्यूरल ट्यूब, जो न्यूरल ट्यूब को टॉप से ऊपर से कनेक्ट करेंगे, बट देन माइग्रेट एल्सवेयर, फिर उसके बाद अचानक से गायब हो जाएंगे। एंड दे विल जनरेट द पेरिफेरल न्यूरॉन एंड गिलिया। जो पेरिफेरल न्यूरॉन और न्यूरोगैलियल सेल होंगे उन्हें ये बनाएंगे। एंड जो पिगमेंट सेल्स हैं स्किन के, जैसे मेलिनोफोर सेल्स हैं, उनको भी यही बनाते हैं, और कई दूसरे टाइप के सेल भी यही बनाते हैं। अब आपके पास एक डायग्राम नज़र आ रही होगी आपको। ठीक है, ज़रा गौर से देखें। जो पहले वाली डायग्राम है उसमें फ्लैट न्यूरल प्लेट नज़र आ रही है। ये आपके पास एक चिक एम्ब्रियो है जो कि पियर शेप्ड हो चुका है, और ये उसका डॉर्सल व्यू दिखाया जा रहा है। ये दरमियान में जो आपको हिस्सा नज़र आ रहा है ये फ्लैट वाला, ये किसको शो कर रहा है? न्यूरल प्लेट को। और जो बी वाली डायग्राम है उसके न्यूरल प्लेट के बिल्कुल नीचे, मतलब ऊपर से आपको न्यूरल प्लेट नज़र आएगी लेकिन उसके बिल्कुल नीचे यहाँ पर नोटोकॉर्ड बन चुकी है। दैन उसके बाद जो सी वाली डायग्राम है उसमें न्यूरल ग्रूव बनने लग पड़ा है। मतलब आप इसे थोड़ा सा गौर से देखें, थोड़ी सी डायग्राम भी ब्लंट सी है। तो यहाँ पर जो न्यूरल प्लेट है वो अंदर की तरफ धंस चुकी है, और एक नाली जैसा, एक मतलब धंसाव जैसा बनेगा जिसके किनारे ऊपर की तरफ उठे होंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे? न्यूरल ग्रूव कहेंगे। बट जो यहाँ पर डी वाली डायग्राम है उसे ज़रा गौर से देखें, सिर्फ न्यूरल ग्रूव नहीं बल्कि उसके एजेस, आपको ये एजेस हैं किनारे वो उभरे हुए नज़र आ रहे हैं जो एंटीरियर पोर्शन से आपस में फ्यूज़ हो गए हैं। लेकिन अगर आप डी वाली डायग्राम देखेंगे तो न्यूरल जो ट्यूब बनी है या न्यूरल जो ग्रूव बना है वो डिवाइड होने लग पड़ा है। उसके मतलब 3 डिफ्रेंशिएशन होगी तो 3-4 पोर्शन बन जाएंगे। जैसे ये टॉप वाला पोर्शन जो उनसे है ये पता चल रहा है कि 4 ब्रेन को बना रहा है, दरमियान वाला पोर्शन मिड ब्रेन को, फिर हिंड ब्रेन को, फिर नीचे मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, और बाकी ये क्या बन जाएगी? स्पाइनल कॉर्ड। और उसके किनारे पर आपको सोमाइट्स पेयर की फॉर्म में भी क्या हो रहे हैं? नज़र आ रहे हैं। तो ये तो बेटा चिक में जो आप स्लाइड्स बनाते हैं चिक की एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को स्टडी करने में, उस दौरान में आपको जो न्यूरल ट्यूब फॉर्मेशन होगी वो इस तरह से नज़र आएगी। ठीक है, उसके बाद ये बाकायदा अब देखें ना, प्राइमरी न्यूरलेशन की ये एक पूरी डायग्राम है। अगर आपको ये डायग्राम क्लियर होगी तो प्राइमरी न्यूरलेशन आपको पूरी तरह क्लियर हो जाएगी। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम बाकी नहीं रहेगा आपको। अब देखें, ये आपको जो चीज़ नज़र आ रही है ये ए वाली डायग्राम, दैट विल शो द डॉर्सल एक्टोडर्म। ये डॉर्सल एक्टोडर्म शो कर रही है, और यहाँ से ये डॉर्सल एक्टोडर्म शो कर रही है कि वो अंदर की तरफ फोल्ड हो रही है। ज़रा इस डायग्राम को गौर से देखें, मैं इसे जूम करता हूँ। ये अब ये आपको डॉर्सल एक्टोडर्म नज़र आ रही है, इसके जो साइडों पे ये नीले नीले वाला पोर्शन है ये, और यहाँ पर ये नीले वाला पोर्शन है जो इधर तक फैला होगा वो बनाएगा एपिडर्मिस। और ये जो आपको पर्पल वाला पोर्शन नज़र आ रहा है जो कि थिकन्ड है, दरमियान में से मोटा है, वो न्यूरल प्लेट बनाएगा। और जो बीच में ये सब्ज़ रंग के सेल आपको ग्रीन पोर्शन नज़र आ रहा है, दैट ग्रीन पोर्शन विल फॉर्म द न्यूरल क्रस्ट। ठीक है, ये न्यूरल क्रस्ट जो हैं ये क्या करेंगे? इस न्यूरल ट्यूब को बनने के बाद आपस में फ्यूज़ करने में मदद देंगे। ठीक है, मतलब जो सेल हैं न्यूरल प्लेट के वो डिस्टिंग्विश किए जा सकते हैं।
ये एलोंगेटेड सेल हैं। इन द डॉर्सल रीजन ऑफ एक्टोडर्म में ये क्या होंगे, बनेंगे। और फोल्डिंग बिगेन होगी एट द मीडियल न्यूरल हिंज पॉइंट। ये दरमियान में आपको हिंज पॉइंट नज़र आ रहा है, ठीक है। इसे मैं जूम करता हूँ, ज़रा चेक करें। ये दरमियान में आपको एक हिंज पॉइंट नज़र आ रहा है। हिंज पॉइंट से मुराद जहाँ से फोल्डिंग मतलब बेंड हो सकता है, ये दरमियान से न्यूरल प्लेट को बेंड करने के लिए बना है। और ये हिंज पॉइंट नीचे नोटोकॉर्ड का भी सहारा ले रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, हिंज पॉइंट होगा जो चेंज करेगा शेप वाइल प्रिजम्पटिव एक्टोडर्म एपिडर्मस विल मूव टूवर्ड द सेंटर। अब आप देख सकते हैं जो एपिडर्मस है ये भी क्या कर रही है, ऐसे इस तरफ दोनों तरफ से सेंटर की तरफ आ रही है। ये नीचे देखें ना, ये मज़ीद सेंटर की तरफ आ गई है। और जो न्यूरल प्लेट है वो मज़ीद नीचे की तरफ धंस गई है और उसने एक ग्रूव बना दिया, दैट विल कॉल्ड न्यूरल ग्रूव। इसे न्यूरल ग्रूव कहेंगे। दैन उसके बाद आप अगली डायग्राम देखें तो इसमें वो जो न्यूरल क्रस्ट के सेल हैं वो ज़रा उभर आए हैं ऊपर की तरफ और उन्होंने एजेस बना लिए हैं। इन एजेस को हम न्यूरल एजेस कह सकते हैं ये। और साथ ही साइड से भी मतलब दो लैटरल हिंज पॉइंट भी बनेंगे जिन्हें हम डॉर्सो लैटरल हिंज पॉइंट कहेंगे, जो कि एपिडर्मस और न्यूरल जो प्लेट वाला पोर्शन है उसे बेंट होने में मदद देंगे। अब अगली डायग्राम देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा न्यूरल क्लस्ट के सेल आपस में फ्यूज़ हो गए हैं, जिसकी वजह से ऊपर से एपिडर्मस फ्यूज़ हो जाएगी और नीचे से न्यूरल ट्यूब जो उनसे वो फ्यूज़ हो जाएगी। और ये देखिए न्यूरल ट्यूब पूरी बन गई, एपिडर्मस बन गई और न्यूरल क्रस्ट के सेल बिखरना शुरू हो गए। ये डायग्राम दोबारा रिपीट भी करेंगे, ठीक है ना आगे, क्योंकि आपने ज़रा सी बात है पेपर में लिखना है तो सिंपल ये डायग्राम से तो नहीं लिख सकते, आपको डिटेल आंसर देना है। तो उस डिटेल आंसर के लिए जो सारा प्रोसीजर है वो आगे मेंशन है, ठीक है। देखिए ज़रा, द प्रोसेस ऑफ प्राइमरी न्यूरलेशन। द प्रोसेस ऑफ प्राइमरी न्यूरलेशन अपीयर टू बी सिमिलर इन एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल। कि चारों में सेम है, एक में भी पढ़ लें तो काम बन जाएगा, ठीक है। शॉर्टली आफ्टर द न्यूरल प्लेट हैज़ फॉर्म्ड इट्स एजेस थिकन, इसके किनारे मोटे हो जाएंगे, एंड मूव अपवर्ड और ऊपर की तरफ उठेंगे, एंड फॉर्म न्यूरल फोल्ड और न्यूरल फोल्ड बना देंगे। वाइल द यू शेप न्यूरल ग्रूव इज अपीयर इन द सेंटर ऑफ प्लेट, प्लेट के सेंटर में यू शेप ग्रूव अपीयर होगा, एंड डिवाइडिंग द फ्यूचर राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द एम्ब्रियो, और लेफ़्ट और राइट साइड जो उनसे उसे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। मैं ज़रा पीछे दोबारा डायग्राम की तरफ जाता हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। इस डायग्राम को देखें, ठीक है। अब ये न्यूरल एजेस जो उनसे उभर आए हैं और ये एक यू शेप जो उनसे न्यूरल ग्रूव क्या हुआ है, बन गया है, ठीक है। इस सूरत में ये वाला हिस्सा कौन सा होगा, लेफ़्ट साइड बन जाएगा एम्ब्रियो का और इस साइड पे राइट साइड बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट द न्यूरल फोल्ड माइग्रेट टूवर्ड द मिडल लाइन। जो न्यूरल फोल्ड है वो मिडल लाइन के करीब आएंगे, एंड इवेंचुअली फ्यूज टू फॉर्म न्यूरल ट्यूब बीनीथ द ओवरलाइंग एक्टोडर्म। ये न्यूरल ट्यूब बना देंगे जो एक्टोडर्म के बिल्कुल नीचे बनेगी। एंड द सेल एट द डॉर्सल मोस्ट पोर्शन ऑफ न्यूरल ट्यूब बिकम न्यूरल क्रस्ट सेल। और जो सेल हैं डॉर्सल मोस्ट पोर्शन पे जो आपस में फ्यूज़ हो रहे हैं, सब्ज़ रंग के दिखाए थे, दैट विल बी फॉर्म न्यूरल क्रस्ट, वो न्यूरल क्रस्ट सेल हैं। उसके बाद क्या होगा, न्यूरलेशन अक्कर इन सम वट डिफरेंट वे इन डिफरेंट रीजन ऑफ द बॉडी। बॉडी की जो मुख्तलिफ रीजन है उनमें मुख्तलिफ तरीके से न्यूरलेशन होती है। मैं पहले बता चुका था कि जो एंटीरियर और मिडल पोर्शन होता है उसमें ज़्यादातर प्राइमरी न्यूरलेशन होती है और जो टेल रीजन होता है उसमें ज़्यादातर सेकेंडरी न्यूरलेशन होती है। लेकिन ये नहीं कि मैं उन दोनों की बात कर रहा हूँ, आगे जो प्राइमरी न्यूरलेशन है वो भी डिफरेंट होती है। यानी कि इंटीरियर रीजन में उसमें फ्यूजन जो उनसे और तरह की होगी, मिडल में और तरह की होगी, और ऐसा नहीं कि ये एक ही वक्त में सारे फ्यूज़ हो जाएंगे। और ऐसा भी नहीं है कि ये एक ज़िप की तरह एक्ट करेगी, जिस तरह आपका ज़िपर होता है ना, उस ज़िपर को ऐसे वो ज़िप को मिलाकर ऊपर चढ़ाते हैं तो पीछे से ज़िप बंद होती चली जाती है, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये ऐसा होगा कहीं रीजन से फ्यूज़ हो चुकी होगी और कहीं से अभी अनफ्यूज़ होगी, फिर कहीं और से फ्यूज़ हो चुकी होगी, तो ये डिफरेंटली होगी, ठीक है। देन उसके बाद हेड, ट्रंक, टेल, ईच फॉर्म द region of the neural tube in way that reflect the inductive relationship of the pharyngeal ectoderm, precaudal plate, notochord to its overlying ectoderm। कहता है कि जो ये हर एक जो है ना, ये अपनी जो एसोसिएशन है या रिलेशनशिप है उसे शो करेंगे। जैसे अगर मैं हेड रीजन की बात करूँ तो वो फ्रेंजियल एंडोडर्म से रिलेट हो रहा है। ट्रंक की बात करूँ तो प्रीकॉर्डल प्लेट नोटोकॉर्ड से हो रहा है, और टेल भी नोटोकॉर्ड के रिलेशनशिप में आ रहा है। द हेड एंड ट्रंक
रीजन बोथ अंडरगोज द वेरिएंट ऑफ प्राइमरी न्यूरलेशन, ये प्राइमरी न्यूरलेशन के कई वेरिएंट शो करते हैं। एंड दिस प्रोसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 डिस्टिंक्ट बट स्पेशल टेम्पोरली ओवर लैपिंग स्टेजेस। कहता है कि ये जो प्राइमरी न्यूरलेशन है इन 3 रीजन में, इसे 4 स्टेप्स में डिवाइड किया जा सकता है। लेकिन ये चारों जो स्टेप्स हैं ये इलाके के हिसाब से, यानी कि अपने रीजन के हिसाब से और अपनी मतलब पॉइंट ऑफ वर्किंग के हिसाब से एक दूसरे से ओवरलैप भी कर सकते हैं। मतलब इनमें कोई प्रॉपर डिस्टिंक्शन मौजूद नहीं है कि मतलब आप कहें कि पहले ये काम होना चाहिए, फिर ये होना चाहिए, फिर ये होना चाहिए, ऐसा नहीं है। और बारी बारी एक स्टेप से स्टेप आगे चलना चाहिए, ये भी नहीं है। तो ये वेरी करता है। लेकिन 4 स्टेज फिर भी हम बना लेते हैं। पहली स्टेज क्या है? फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल प्लेट। दूसरी क्या है? शेपिंग ऑफ न्यूरल प्लेट। तीसरी क्या है? बेंडिंग ऑफ न्यूरल प्लेट टू फॉर्म न्यूरल ग्रूव। और चौथी कौन सी है? क्लोजर ऑफ न्यूरल ग्रूव टू फॉर्म न्यूरल ट्यूब। शायद ये पिछली जो डायग्राम दिखाई है उससे आपको क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले न्यूरल प्लेट बनती है, फिर न्यूरल प्लेट की शेप बनती है, फिर न्यूरल प्लेट बीच में से बेंड होती है और उसके एजेस उठते हैं, फिर न्यूरल प्लेट ग्रूव क्लोज होती है और न्यूरल प्लेट जो उनसे वो न्यूरल मतलब बेंड दरमियान से होगी, न्यूरल ग्रूव बन जाएगी और फिर न्यूरल ग्रूव टॉप से क्लोज होगा और ग्रूव तब्दील हो जाएगा किस में? न्यूरल ट्यूब में। ठीक है। अगर मैं पीछे जाऊँ ज़रा डायग्राम देखने के लिए तो आपको ये चीज़ मैं वहाँ पर दोबारा क्लियर कर सकता हूँ। ये देखें, ये फॉर्मेशन है न्यूरल प्लेट की और उसकी शेपिंग हुई है, फिर ये बेंडिंग हो रही है और ये न्यूरल ग्रूव बन गया, फिर ऊपर से क्लोजर हो रहा है। ये देख रहे हैं, ये दोनों न्यूरल एजेस जो उनसे आपस में फ्यूज़ होंगे, ये क्लोज हो गया और न्यूरल ग्रूव किस में तब्दील हो गया? न्यूरल ट्यूब में। तो 4 आपके पास स्टेप्स बन जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब पहला स्टेप हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ फॉर्मेशन एंड शेपिंग ऑफ न्यूरल प्लेट। न्यूरल प्लेट का बनना और उसका शेप बनना। देखो ना, स्टेप नंबर 1 और 2 इकट्ठे मेंशन किए हैं क्योंकि ओवरलैप करती हुई स्टेज है। द प्रोसेस ऑफ न्यूरलेशन बिगेन व्हेन अंडरलाइंग डोर्सल मेसोडर्म एंड फ्रेंजियल एंडोडर्म इन द हेड रीजन सिग्नल द एक्टोडर्म सेल टू अबव इट टू इलोंगेट इनटू कॉलमनर प्लेट सेल्स। कहते हैं कि ये प्रोसेस कब शुरू होता है? मतलब प्रोसेस आपको तो लगता होगा कि एक्टोडर्म में हुआ है तो एक्टोडर्म खुद ही कंट्रोल कर रही होगी। नहीं नहीं, डार्सल एक्टोडर्म खुद ही नहीं कंट्रोल कर रही। उसके नीचे मौजूद जो मेसोडर्म है और मेसोडर्म के नीचे मौजूद जो फ्रेंजियल रीजन यानी कि जो फेरेंक्स बनाने वाली एंडोडर्म है, वो नीचे से ऊपर सिग्नल भेजती है। किसको? एक्टोडर्म को, जो बिल्कुल टॉप पर है, उस पर सिग्नल भेजेगी और एक्टोडर्म में चेंज आएगा। एक्टोडर्म के सीधे सीधे फ्लैट सेल कॉलमनर सेल में क्या होंगे? तब्दील होंगे। ठीक है। और वो कॉलमनर सेल क्या बना देंगे? न्यूरल प्लेट बना देंगे। देयर एलोंगेशन शेप डिस्टिंग्विश द सेल ऑफ द प्रिस्पेक्टिव न्यूरल प्लेट from the flatter epidermal cells surrounding them as much as 50% of ectoderm including in neural plate। कहता है कि इनकी जो एलोंगेटेड शेप है, यानी कि न्यूरल प्लेट के सेल जो उनसे हैं वो एलोंगेट लंबूतरे होंगे। ठीक है। जबकि किनारे वाले सेल जो उनसे हैं वो चपटे चपटे होंगे। ठीक है, जैसे एपिडर्मस के होते हैं। तो आप बिल्कुल क्लियर कट उनमें डिफरेंस कर सकते हैं कि ये न्यूरल प्लेट के सेल हैं और ये जो उनसे हैं वो क्या हैं? एपिडर्मस के सेल हैं। ठीक है। और साथ कहते हैं कि न्यूरल प्लेट में ऑलमोस्ट 50% एक्टोडर्म इन्वॉल्व होती है। अब आप कहेंगे 50% एक्टोडर्म यहाँ पर इन्वॉल्व होगी तो बाकी एपिडर्मस कैसे बनेगी? तो बेटा डिवीजन का अमल चल रहा है। बाकी 50% जो एपिडर्मस बनाने के लिए होगी वो डिवाइड होती रहेगी, इवन दो इतनी डिवाइड होगी कि पूरी बॉडी की एपिडर्मस को बना लेगी। ठीक है। द न्यूरल प्लेट इज़ शेप्ड बाय इंट्रिंसिक मूवमेंट। जो न्यूरल प्लेट की शेप बनती है वो इंट्रिंसिक मूवमेंट की वजह से होती है ऑफ द एपिडर्मस सेल एंड न्यूरल प्लेट रीजन। इंट्रिंसिक मूवमेंट से मुराद सेल खुद मूव करते हैं, एपिडर्मल रीजन से मूव करके डॉर्सल न्यूरल प्लेट तक आते हैं और साथ फिर सेलों के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें भी जो साइटोस्केलेटन है उनकी शेप में तब्दीली लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। द न्यूरल प्लेट लेंथन along द एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। जो न्यूरल प्लेट का एक बैंड बनता है वो एंटीरियर साइड से शुरू होता है और पोस्टीरियर साइड तक चलता चला जाता है एंड नैरोइंग इट सेल्फ सो दैट सब्सिक्वेंट बेंडिंग विल फॉर्म न्यूरल ट्यूब। और दरमियान से वो नीचे की तरफ बेंड होने लग पड़ता है, नैरो होने लग पड़ता है, जिसके नतीजे में क्या होता है? न्यूरल ट्यूब बन जाती है। हाँ, जो मतलब बाकी नैरो होता है लेकिन जो एंटीरियर पोर्शन है वहाँ पर ये स्फेरिकल होता है ताकि वो ब्रेन बना सके। ठीक है जी। ज़रा मैं आपको ना वो डायग्राम पीछे दिखा दूँ ताकि आपको एक क्लियर हो जाए शेप में जो डिफरेंस है
एपिडर्मिस के सेलों में। ज़रा यहाँ पर इस डायग्राम को गौर से देखें, इस डायग्राम को। इसमें ये जो सेल हैं ये एपिडर्मिस के सेल हैं ये, लेकिन ये वाले जो सेल हैं ये ऐसे, ये न्यूरल प्लेट के सेल हैं। और जो न्यूरल प्लेट के सेल हैं वो ऐसे लंबे लंबे आपको नजर आएंगे जब आप गौर देंगे, और जबकि आपको एपिडर्मिस के सेल है वो आपको चपटे चपटे या गोल गोल जैसे नज़र आएंगे। ठीक है, वापस चलते हैं। उसके बाद जी, इन बोथ एम्फीबियन एंड एमनियोट्स। अब एम्फीबियन कौन से होते हैं? जिसमें कोई बाहर एग शेल नहीं होता, कोई एमनियोटिक कैविटी नहीं होती, डेवलपमेंट खुल्लम खुल्ला पानी के अंदर होती है। लेकिन एमनियोट्स कौन से होते हैं? जैसे रेप्टाइल्स हैं, जैसे चंद एम्फीबियंस हैं, जैसे बर्ड्स हैं, जैसे मैमल्स हैं। इनमें बाकायदा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर बनती हैं जिसको एमनियन कहते हैं, और इस एमनियन के अंदर एक एमनियोटिक सैक बनता है और उसके अंदर एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है, तो उन्हें एमनियोट्स कहा जाता है। कहते हैं जो न्यूरल प्लेट है वो लेथन होती है एंड नैरो होती है बाय कन्वर्जेंट एक्सटेंशन, यानी कि लंबी होती जाएगी और बीच में से तंग भी होती चली जाएगी। और कन्वर्जेंट एक्सटेंशन से मुराद के साइड से सेल आते जाएंगे और दरमियान में इकट्ठे होंगे। द इंटरकलेटिंग सेवरल लेयर्स ऑफ द सेल इनटू फ्यू लेयर्स। कई जो सेलों की तहें होंगी वो आपस में मिलकर जस्ट चंद तहें बना देंगी। इन एडिशन द सेल डिवीजन ऑफ न्यूरल प्लेट सेल्स आर प्रिफरेंशियली रोस्ट्रल एंड कॉडल। रोस्ट्रल कॉडल से मुतलाद इंटीरियर पोस्टीरियर। रोस्ट्रल कहते हैं इंटीरियर रीजन को और कॉडल कहते हैं पोस्टीरियर रीजन को। कहते हैं जो सेल भी डिवाइड होंगे वो भी इंटीरियर से डिवाइड होकर पोस्टीरियर तक जाएंगे, और डिवीजन इंटीरियर से स्टार्ट होगी पोस्टीरियर तक जाएगी। एंड दिस इवेंट विल अकर इवन इफ़ द टिश्यू इन्वॉल्व आर आइसोलेटेड। कहते हैं ये तब भी होगा अगर जो आपके टिश्यू इन्वॉल्व हैं उन्हें निकाल के आप अलग कर दें तो उनमें भी होगा। ठीक है, और नज़र आता रहेगा आपको। इफ़ न्यूरल प्लेट इज़ आइसोलेटेड, फॉर एग्जांपल आपने न्यूरल प्लेट को काट के अलग कर लिया है, इट सेल कन्वर्ज। वो सेल पानी में जहाँ पे पेट्री डिश में रखेंगे वो खुद ही आपस में कन्वर्ज होंगे एंड एक्सटेंड टू मार्क थिन न्यूरल प्लेट, और बारीक न्यूरल प्लेट बना देंगे। हाँ, एक और बात, न्यूरल ट्यूब नहीं बना सकेंगे क्योंकि आपने सिर्फ न्यूरल प्लेट को अलग किया है, साइड वाली एपिडर्मिस को और जो न्यूरल क्रस्ट के सेल हैं उनको सेपरेट नहीं किया। कहते हैं इफ़ द ब्रॉडर रीजन कंटेनिंग बोथ प्रिजम्पटिव एपिडर्मिस न्यूरल प्लेट टिश्यूज़ एंड इट विल फॉर्म अ स्मॉल न्यूरल फोल्ड इन कल्चर। कहते हैं कि अगर आपने कटिंग की है जो उसको थोड़ा सा चौड़ा कर लें, साइड से एपिडर्मिस के सेल ले आएँ, तो फिर हो सकता है कि क्या हो कि प्रिजम्पटिव एपिडर्मिस भी हो, न्यूरल प्लेट भी हो, तो फिर एक छोटी सी न्यूरल ट्यूब क्या हो बन जाए कल्चर में। बेंडिंग ऑफ न्यूरल प्लेट जी, ये पहले मैं बता चुका हूँ कि दरमियान में हिंज पॉइंट बनेंगे, साइडों पे भी बनेंगे। मतलब बेंडिंग जो न्यूरल प्लेट की है उसमें फॉर्मेशन ऑफ हिंज रीजन्स होंगे वेयर द न्यूरल ट्यूब कनेक्ट सराउंडिंग टिश्यू, जहाँ से न्यूरल ट्यूब सराउंडिंग टिश्यू के साथ जुड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल नीचे नोटोकॉर्ड के साथ जुड़ जाती है, या जो डॉर्सोलैटरल हिंज पॉइंट होते हैं वहाँ से एपिडर्मिस के साथ जुड़ जाती है। इन दीज रीजन द प्रिजम्पटिव एपिडर्मिस सेल एडहियर टू lateral edges of neural plate and move them toward the middle line। कहते हैं इसमें क्या होता है कि जो प्रिजम्पटिव एपिडर्मिस के सेल होते हैं वो एडहियर हो जाते हैं लेटरल एजेस के साथ और न्यूरल प्लेट को मूव करते हैं, और न्यूरल प्लेट के एजेस के साथ जुड़ जाते हैं और मूव करते हैं उन्हें सेंटर पर, ताकि वो ऊपर से क्या हो जाए, फ्यूज़ हो जाए। इन बर्ड्स एंड मैमल्स द सेल एट द मिडल लाइन ऑफ न्यूरल प्लेट्स आर कॉल्ड मेडियल हिंज पॉइंट एंड दे आर ड्राइव्ड फ्राम द पोर्शन ऑफ न्यूरल प्लेट जस्ट एंटीरियर टू हैंसन नोड। कहते हैं कि जो दरमियान वाले सेल होते हैं मैमल्स में और बर्ड्स में, जो इसे दरमियान से नीचे की तरफ बेंड करवाते हैं, उन्हें मेडियल हिंज पॉइंट कहते हैं और वो हैंसन नोड से ड्राइव हुए होते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो मेडियल हिंज पॉइंट है दे बिकम एंकर टू नोटोकॉर्ड, वो नोटोकॉर्ड के साथ जुड़ जाते हैं बीनीथ दैम, जो उनके नीचे मौजूद होती हैं। एंड फॉर्म आ हिंज, एक बेंडिंग पोर्शन बनाते हैं जैसे दरवाजे के वो हिंज होते हैं। एंड विच फॉर्म अ फ्रो, जो कि फ्रो दरमियान में एक दनसाव सा बनाते हैं डॉर्सल मिडल लाइन में। और नोटोकॉर्ड इंड्यूस करता है मेडियल हिंज पॉइंट को कि वो डिक्रीज़ करें उनकी हाइट को और नीचे की तरफ चले जाएँ एंड बिकम वेज शेप्ड, और दरमियान से अंदर की तरफ दंस जाएँ। ठीक है, द सेल्स lateral टू medial hinge point do not undergo such change, जबकि किनारों के सेल इस तरह के कुछ भी नहीं करेंगे। एंड शॉर्टली देयर आफ्टर द टू अदर हिंज पॉइंट रीजन फॉर्म, दो मज़ीद हिंज पॉइंट रीजन बन जाएंगे नियर द कनेक्शन ऑफ न्यूरल प्लेट विद द रिमाइंडर ऑफ एक्टोडर्म। जो न्यूरल प्लेट के सेल होंगे और साथ वाले जो एपिडर्मिस के सेल होंगे उनके दरमियान हिंज पॉइंट बनेगा, और इनको कहा जाएगा डॉर्सोलैटरल हिंज पॉइंट। ये क्या करेंगे, एंकर्ड करेंगे सरफेस एक्टोडर्म को न्यूरल फोल्ड के साथ। और दीज सेल टू इंक्रीज
इन देयर हाइट, ये अपनी साइट में बढ़ेंगे। मतलब मेडियल हिंज पॉइंट नीचे जा रहा था, हाइट को डिक्रीज़ कर रहा था, और डॉर्सोलेटरल हिंज पॉइंट क्या करेंगे, अपनी हाइट को बढ़ाएंगे, यानी कि ऊपर की तरफ उभर आएंगे। ठीक है, और जिसके नतीजे में क्या होगा, किनारों पर न्यूरल फोल्ड बन जाएगा। ठीक है, एंड बिकम वेज शेप्ड, वो बाहर की तरफ वेज शेप्ड क्या होंगे, बन जाएंगे। द सेल वेजिंग इन इंटीमेटली लिंक्ड टू द चेंजिंग सेल शेप, कहता है जो सेल वेजिंग हो रही हैं, जिनके बाहर की तरफ उबार बन रहे हैं, उनकी शेप पे तब्दीली आएगी। और डोर्सोलैटरल हिंज पॉइंट जो से माइक्रोट्यूब्यूल, उनमें माइक्रोफिलामेंट दोनों इन्वॉल्व होंगे इन चेंजेस में। और जो क्लोचिसीन है, मतलब अब ये देखना एक एक्सपेरिमेंट आ गया बीच में कि वाकई चेक करें कि इनमें कोई माइक्रोट्यूब्यूल्स या माइक्रोफिलामेंट इस्तेमाल होते हैं। तो एक प्रोटीन है जिसका नाम है क्लोचिसीन। अब क्लोचिसीन जो है ये बड़ी कमाल की प्रोटीन है। इसे आप ना नॉन डिस्टिंक्शन करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सेल डिवीजन हो रही है, उसमें नॉन डिस्टिंक्शन करवाना है, तो उस नॉन डिस्टिंक्शन तभी होता है जब स्पिंडल फाइबर सही ना बने, तो आप उन स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन को रोक सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर पॉलीमराइजेशन होनी है माइक्रोट्यूब्यूल्स की और स्पिंडल फाइबर बनने हैं। तो यहाँ पर भी तो माइक्रोट्यूब्यूल्स की पॉलीमराइजेशन होनी है, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स बनेंगे ट्यूबुलिन प्रोटीन की। तो हम क्लोचिसिन देंगे और माइक्रोट्यूब्यूल पॉलीमराइज होने से रुक जाएंगे और इनहिबिट हो जाएगी इलांगेशन ऑफ दीज सेल, वाइल द साइटोचलेसिन बी जो उनसे है वो इनहिबिटर होगा माइक्रोफिलामेंट का और प्रिवेंट करेगा एपिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल्स का। सो नतीजे में जो वेज फॉर्मेशन है, यानी कि जो न्यूरल ग्रूव और जो वो साइड पे न्यूरल एजेस बनेंगे, वो रुक जाएगी। आफ्टर द इनिशियल फ्रोइंग ऑफ द न्यूरल प्लेट जब शुरू में नीचे की तरफ बेंड होती है, द प्लेट बेंड अराउंड द हिंज रीजन, वो हिंज रीजन के गिर्द क्या होगी, बेंड हो जाएगी। एंड ईच हिंज एक्ट एज पिवट, हर हिंज जो है वो एक पिवट की तरह, जैसे दरवाजे का पिवट नहीं होता जो बेंड करने में दरवाजे को बंद और खुलने में इजाज़त देता है, उसकी तरह एक्ट करेगा। एंड द रोटेशन ऑफ द सेल अराउंड इट, और उसके गिर्द जो सेल होंगे वो क्या कर सकेंगे, रोटेट कर सकेंगे। जैसे दरवाज़ा रोटेट करता है यार, कब्जे लगे होते हैं, तो ये कब्जे की तरह काम करेगा। ठीक है, उसके बाद मीन वाइल द इंट्रिंसिक फोर्सेस आर आल्सो एट वर्क, जो बाहर वाली फोर्सेस होंगी वो भी काम करेंगी। सरफेस जो होगी एक्टोडर्म की, चिक एम्ब्रियो की, वो पुश करेगी टुवर्ड द मिडल लाइन। सरफेस एक्टोडर्म की मतलब जो उसके ऊपर वाली तय होगी, जो एक्टोडर्म है वो साइड से सेंटर की तरफ पुश करेगी, यानी कि एजेस को एक दूसरे के क्लोज लाने की कोशिश करेगी और प्रोवाइड करेगी अनदर मोटिव फोर्स फॉर द बेंडिंग ऑफ न्यूरल प्लेट, तो न्यूरल प्लेट को मज़ीद बेंड करेगी। ठीक है, दिस मूवमेंट ऑफ द प्रिजम्पटिव एपिडर्मस एंड द एंकरिंग ऑफ न्यूरल प्लेट, कहते हैं ये जो प्रिजम्पटिव एपिडर्मस है और जो न्यूरल प्लेट की एंकरिंग है अंडरलाइंग मेसोडर्म उसके साथ, मे आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर इंश्योरिंग द न्यूरल ट्यूब इन्वेजिनेट, ये न्यूरल ट्यूब को अंदर की तरफ धंसने में मज़ीद इंश्योर करेगी इनटू द एम्ब्रियो एंड नॉट आउटवर्ड, और न्यूरल प्लेट को बाहर की तरफ निकलने नहीं देगी, एम्ब्रियो के बीच में धंसाएगी। जिसके इफ़ स्मॉल पीस, अगर इस सूरत में आप एक छोटा सा टुकड़ा काट के एम्ब्रियो का अलग कर लें, ठीक है, न्यूरल प्लेट का रेस्टिंग एम्ब्रियो से, इंक्लूडिंग द मेसोडर्म दे टेंड टू रोल इनसाइड, मतलब अगर वहाँ पर से आप छोटा सा हिस्सा न्यूरल प्लेट का काट के साइड पे रखें, मतलब इस हालत में, तो वो भी रोल हो जाएगा, जो शो करेगा वाकई यार ये कोई ना कोई फोर्स है। एंड पुशिंग अ प्रिजम्पटिव एपिडर्मस टुवर्ड द सेंटर, जो सेंटर की तरफ पुशिंग होगी प्रिजम्पटिव एपिडर्मस की, फ्रोइंग द न्यूरल ट्यूब क्रिएट्स अ न्यूरल फोल्ड, न्यूरल ट्यूब के फ्रोज के साइड से किनारे से न्यूरल फोल्ड जो उनसे होंगे वो मतलब क्या होंगे, बन के सामने आएंगे। ठीक है, तो उसके बाद क्लियर होगा। अब ज़रा यहाँ पर मैं आपको दोबारा से वो डायग्राम दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, मैं वापस उस डायग्राम की तरफ आ रहा हूँ ताकि आपको मैं दोबारा से दिखा सकूँ। ये देख सकते हैं आप, ये न्यूरल प्लेट बनी, इसके बीच वाले सेल कॉलमनर हो जाएंगे, जबकि सराउंडिंग एपिडर्मस के सेल क्या होंगे, चपटे होंगे, और साथ ही न्यूरल क्रस्ट बनेगा। और ये देख सकते हैं आप, मेडियल हिंज पॉइंट बनेगा जो कि अपने आप को एंकर्ड करेगा नोटोकॉर्ड में, और इसकी जो हाइट है वो डिक्रीज़ होगी, यानी कि नीचे की तरफ जाएगी, और जो मतलब न्यूरल प्लेट है उसे न्यूरल ग्रूव में क्या करेगी, तब्दील कर देगी। साथ ही जो साइड पे से एपिडर्मस है वो भी ऐसे दरमियान की तरफ सेंटर की तरफ मूव करेगी, इधर से भी ऐसे सेंटर की तरफ मूव करेगी, ताकि जो उसके किनारे या न्यूरल प्लेट को इन्हें उभार के ऊपर ला सके। उसके साथ ही आप देख सकते हैं और हिंज पॉइंट दो बन जाएंगे, ये डॉर्सोलैटरल हिंज पॉइंट होंगे जो कि बनेंगे किसके दरमियान, एपिडर्मस और न्यूरल प्लेट के दरमियान, एपिडर्मस और न्यूरल प्लेट के दरमियान। और इसका नतीजा क्या होगा, एपिडर्मस साइड से बेंट होगी और जो न्यूरल प्लेट जो मतलब एपिडर्मस थोड़ी नीचे चली जाएगी ऐसे, और न्यूरल प्लेट के जो किनारे होंगे जिस न्यूरल फोल्ड के एजेस कह सकते हैं, वो हाइट में क्या होंगे, बढ़ जाएंगे।
अब देखें ना, जो मेडियल हिंज पॉइंट है उसका काम है हाइट को डिक्रीज़ करना, और जो डॉर्सोलेटरल हिंज पॉइंट है उनका काम है हाइट को इंक्रीज़ करना। और साइड से फोर्सेस आ रही हैं जो पुश कर रही हैं किसको, जो न्यूरल एजेस हैं उनको एक दूसरे के करीब मिडल लाइन में, ताकि वो आपस में फ्यूज़ हो सकें। तो ये बात आपको वो पीछे सारी क्लियर की है। और उसमें सारा रोल बताया है सराउंडिंग एपिडर्मिस का भी, उसका मैं रोल बताया मेसोडर्म का भी, नोटोकॉर्ड का भी, और फिर मैंने कोलोचिसिन का भी बताया है कि इसमें मतलब मेन रोल होता है माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट का इन मेडियल हिंज पॉइंट और डॉर्सल लेटरल हिंज पॉइंट को बनाने में। और अगर आप कोलोचिसिन नाम की प्रोटीन और साइक्लोक्लेसिन बी नाम की प्रोटीन आप एंजाइम डाल दें तो माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल दोनों ही नहीं बन सकेंगे। तो ना मेडियल हिंज पॉइंट आपको नज़र आएगा, ना डॉर्सल लेटरल हिंज पॉइंट नज़र आएगा, और ना ही कोई इस तरह की रीशेपिंग नज़र आएगी। ठीक है, आगे हम चलते हैं क्लोजर ऑफ न्यूरल ट्यूब की तरफ। दैट इज़ क्लोजर, फोर्थ पॉइंट है क्लोजर ऑफ न्यूरल ट्यूब, न्यूरल ट्यूब का क्लोज होना। ठीक है, द न्यूरल ट्यूब क्लोजेज एज द पेयर ऑफ न्यूरल फोल्ड, जो दोनों साइड के न्यूरल फोल्ड हैं ब्रॉट टुगेदर, वो एक दूसरे के करीब आएंगे एट द मिडल डॉर्सल मिडल लाइन, एंड द फोल्ड एडहियर टू ईच अदर, वो आपस में क्या होंगे, फ्यूज़ हो जाएंगे। एंड द जेल फॉर्म द टू फोल्ड मर्ज, और जो नतीजे में सेल होंगे वो दोनों फोल्ड को आपस में क्या करेंगे, मर्ज करवा देंगे। दैन इन सम स्पीशीज़ द सेल एट द जंक्शन फॉर्म न्यूरल क्रस्ट, सेल जो जंक्शन होते हैं वो जहाँ से वो आपस में फ्यूज़ होना होता है वो न्यूरल क्रस्ट सेल बनाते हैं। जैसे बर्ड्स में जो न्यूरल क्रस्ट होते हैं डू नॉट माइग्रेट फ्रॉम द डॉर्सल रीजन, वो डॉर्सल रीजन से तब तक माइग्रेट नहीं करते, ठीक है, अनटिल आफ्टर न्यूरल ट्यूब हैज़ बीन क्लोज, तब तक जब तक पूरी तरह न्यूरल ट्यूब जो उनसे उस साइड से क्लोज ना हो जाए। इन मैमल्स हाउएवर द क्रैनियल न्यूरल क्रस्ट सेल्स फॉर्म द फेशियल और नेक स्ट्रक्चर, जो नेक और फेशियल स्ट्रक्चर को बनाते हैं, मतलब जो सर वाले रीजन पे न्यूरल फोल्ड को मतलब आपस में फ्यूज़ करेंगे। ठीक है, और वो वाली न्यूरल ट्यूब बनाएंगे जिसमें ब्रेन बनाना है। वहाँ पर जो न्यूरल क्रस्ट के सेल हैं वो वहाँ से निकल के मैमल में माइग्रेट करके नीचे आ जाएंगे और आपके चेहरे के स्ट्रक्चर को बनाएंगे। एंड माइग्रेट द न्यूरल फोल्ड आर एलिवेटेड, और जो माइग्रेटेड न्यूरल फोल्ड है वो एलिवेट होंगे, ऊपर की तरफ उठेंगे पीरियड टू न्यूरल ट्यूब क्लोजर, क्लोजर होने से पहले। अभी डायग्राम में मैंने दिखाया था कि न्यूरल फोल्ड ऊपर की तरफ उठेंगे क्लोज होने से पहले, और जबकि स्पाइनल रीजन में जो न्यूरल क्रस्ट सेल हैं वो वेट करेंगे अनटिल द क्लोजर एज अकर्ड, तब तक जब तक क्लोजर पूरी तरह ना हो जाए। फिर द क्लोजर ऑफ न्यूरल ट्यूब डज नॉट अकर साइमल्टेनियसली, ये एकदम से नहीं होंगे थ्रू आउट द एक्टोडर्म। दिस हैज़ बीन those seen in those vertebrates such as birds and mammal whose body axes are elongated period to neurulation। कहते हैं ये उन मैमल में देखा जा सकता है जिनमें बॉडी पहले से इलोंगेट हो गया है न्यूरलेशन से पहले ही, कि एकदम से सारी न्यूरल ट्यूब फ्यूज़ नहीं होगी। ठीक है, जो फिगर है वो डिपिकेट कर रही है न्यूरलेशन को इन 24 आर्चिक कैम्ब्रियो। इसमें क्या हो रहा है, जो न्यूरलेशन है स्फेलिक यानी कि हेड रीजन में वो वेल इन एडवांस वो ज़रा तेज़ हो रही है, जबकि जो कोडल रीजन है, ठीक है, उसके स्टिल अंडरगो गैस्ट्रुलेशन, उसके रीजन की अभी भी न्यूरल ट्यूब बनना दूर की बात, साथ साथ गैस्ट्रुलेशन हो रही है, अभी तक एक्टोडर्म नहीं बनी। मतलब सारे वाले रीजन में न्यूरल प्लेट, न्यूरल फोल्ड, इवन दो न्यूरल ट्यूब क्लोज होने पर आ गई है, लेकिन टेल वाले रीजन में अभी गैस्ट्रुलेशन ही कंप्लीट नहीं हुई। द रीजनलाइजेशन ऑफ न्यूरल ट्यूब also occurred as result of changing in the shape of tube, सॉरी, कि जो रीजनलाइजेशन है ट्यूब में, वो जो ट्यूब की शेप होती है उसमें चेंजिंग की वजह से आपको नज़र आ रही होती है कि हेड रीजन कैसा है, टेल रीजन कैसा है, मिडल रीजन कैसा है, क्योंकि आप जानते हैं हेड रीजन में स्पेशलाइजेशन हो रही होती है, सर मतलब ब्रेन बन रहा होता है, तो वहाँ पर शेप और तरह की होगी न्यूरल ट्यूब की, और जो टेल वाला रीजन है उसमें और तरह की होगी। ठीक है, इन स्फेलिक एंड वेयर ब्रेन विल फॉर्म द वॉल ऑफ न्यूरल ट्यूब ब्रॉड एंड थिक, जो न्यूरल ट्यूब की दीवारें होंगी वो मोटी होंगी और फैली हुई होंगी, चौड़ी होंगी। ठीक है, here is a series of swelling and constriction definite various brain compartment, कैसे डिफाइन द वेरियस ब्रेन कंपार्टमेंट, के इस सूरत जहाँ पर स्वेलिंग्स होती है और कई कंस्ट्रक्शंस होती हैं जिसके नतीजे में वो मुख्तलिफ ब्रेन के जो पार्ट्स होते हैं, कंपार्टमेंट होती है, उनके फॉर्मेशन दिखा रहे होते हैं। जबकि कर्डल रीजन जो है कर्डल टू हेड रीजन, हाउएवर द न्यूरल ट्यूब रिमेन अ सिंपल ट्यूब दैट टेपर ऑफ टूवर्ड द टेल। कहते हैं जबकि कर्डल से हेड रीजन तक, मतलब सर के अलावा जो बाकी होती है न्यूरल ट्यूब वो बिल्कुल सिंपल होती है, और हेड के फौरी बाद वो थोड़ी मोटी होती है, और जैसी टेल की तरफ जा रहे होते हैं वो पतली 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 होती चली जाती है। ठीक है, द टू ओपन एंड्स ऑफ द न्यूरल ट्यूब्स आर कॉल्ड एंटीरियर न्यूरोपोर एंड पोस्टीरियर न्यूरोपोर। ठीक है, दो एंड्स होते हैं, एक सर वाले रीजन पे एंटीरियर न्यूरोपोर होता है और एक टेल वाले रीजन पे जिसे पोस्टीरियर न्यूरोपोर कहते हैं वो नज़र आता है। अब आप ज़रा ये डायग्राम देख सकते हैं,
हेड रीजन पे न्यूरल फोल्ड आपस में फ्यूज़ होने वाले हैं, नीचे वाले रीजन पे भी ये ब्रेन सारा बन रहा है, ठीक है। फिर उसके अलावा ये जो स्पाइनल कॉर्ड वाला रीजन है वहाँ पर भी, लेकिन इधर देखें अभी न्यूरल फोल्ड बन रहे हैं, ठीक है, न्यूरल प्लेट बन चुकी है। जबकि उसके नीचे देखें तो आपको अभी न्यूरलेशन तो दूर की बात है, ग्रेजुलेशन ही कंप्लीट होते हुए नज़र नहीं आएगी, ठीक है। अनलाइक न्यूरलेशन इन द चिक, चिक के न्यूरलेशन के अनलाइक in which the neural tube is closure is initial at the level of future brain and zip up in both direction। कहता है कि जो चिक में जो सा होता है उसमें क्या होता है, न्यूरल ट्यूब ब्रेन रीजन से उसकी क्लोजर स्टार्ट होती है और जिप की सूरत में ऊपर की तरफ भी जाती है, उससे नीचे की तरफ भी जाती है। जैसे कोई जिपर बंद कर रहा है, मतलब आप अपनी जैकेट की जो जिप है उसे दरमियान में दो जिप रख लें, एक जिप ऊपर की तरफ चलाएं, वो ऊपर की तरफ जिप को बंद करती जाएगी, एक नीचे की तरफ चलाएं, वो नीचे की तरफ जिप को क्या करेगी, बंद करेगी। अक्सर जैसे जैकेट्स में दो होती हैं। द न्यूरल ट्यूब क्लोजर इन मैमल इज इनिशिएटेड एट सर्वल पॉइंट। हाँ, चिक में तो ऐसे सेंटर से शुरू हो रही है और ऊपर की तरफ क्लोजर होता चला जा रहा है, नीचे की तरफ भी। लेकिन मैमल में मुख्तलिफ रीजन पे क्लोजर स्टार्ट हो जाता है एंटीरियर और पोस्टीरियर एक्सिस के दरमियान, और हर रीजन पर अपने अपने टाइम से चल रहा होता है काम, ठीक है। देन उसके बाद जी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स आते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये भी बीच में क्लियर हो जाए कि न्यूरल ट्यूब के क्लोजर से रिलेटेड मैमल में या चिक में क्या डिफेक्ट्स हो सकते हैं। डिफरेंट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हैं आर कॉज्ड बाय व्हेन वेरियस पार्ट ऑफ न्यूरल ट्यूब फेल टू क्लोज। ये तब होते हैं जब कई पार्ट जो होते हैं न्यूरल ट्यूब के वो क्लोज होने से रह जाते हैं। फेलियर टू क्लोज टू ह्यूमन पोस्टीरियर न्यूरल ट्यूब रीजन in at 27 day 27, the subsequent rupture of posterior neuropore shortly thereafter result in condition called spina bifida, the severity of which depend upon how much spinal cord remain exposed। कहते हैं कि बाद का जो पोस्टीरियर रीजन की न्यूरल ट्यूब होती है वो क्लोज होने से रह जाती है, जिसके नतीजे में एक बीमारी होती है, बच्चा भी मतलब जो पैदा होता है उसमें, और ये 27th डेज से क्लोज़ होने के मतलब रह जाती है और रप्चर्ड बन जाता है, पोस्टीरियर न्यूरोपोर जो सा वो खुला रह जाता है, और एक कंडीशन काज होती है जिसे स्पाइनिया बाइफिडिया कहते हैं, और इसमें एक्सपोज हो रही होती है उस बच्चे की स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। और इसकी सिवियरिटी डिपेंड करती है कि कितना जो पोर्शन है वो खुला रह गया, बंद नहीं हुआ पूरी तरह। फेलियर टू क्लोज टू एंटीरियर न्यूरल ट्यूब रीजन रिजल्ट इन लीथल कंडीशन कॉल्ड इंसेफेली। कहते हैं कि अगर एंटीरियर रीजन पे रह जाती है तो एक बड़ी ख़तरनाक कंडीशन होती है जिसे इंसेफेली कहा जाता है। नेट से आप स्पाइनिया बाइफिडिया देख सकते हैं, एक बच्चा होगा उसके बैक साइड पे ना आपको ज़ख़म सा सौर सा नज़र आएगा, और जो इंसेफेली है उसमें क्या होगा, आपको बच्चे का सर नॉर्मल साइज़ से आधा नज़र आएगा और उसमें वो बच्चा सर्वाइव भी नहीं करेगा, पैदा होते सार ही मर जाएगा। बाइफिडिया का तो फिर कुछ किया जा सकता है, लेकिन इसका कुछ भी नहीं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये डायग्राम दिखा रहे हैं, ठीक है। ए वाली डायग्राम डॉर्सल और ट्रांसवर्स सेक्शन है 22 डेज ह्यूमन एम्ब्रियो में, जिसमें न्यूरोलेशन स्टार्ट हुई है, बोथ एंटीरियर और पोस्टीरियर न्यूरोपोर जो उनसे ओपन है एमनाटिक फ्लूइड में। देख सकते हैं आप न्यूरोलेशन यहाँ से स्टार्ट हुई है, न्यूरल ट्यूब आपस में फ्यूज़ हो रही है, ठीक है। ऊपर भी न्यूरल पोर है और नीचे भी क्या है, न्यूरल पोर है, और न्यूरल फोल्ड आपस में क्या हो रहे हैं, फ्यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं ऊपर न्यूरल ट्यूब बन चुकी है और नीचे वाले में अभी वो बन रही है, ठीक है, नीचे नोटोकॉर्ड के साथ फ्यूज़ है। जबकि अगर बी वाली डायग्राम को देखें तो न्यूरोलेटिंग एम्ब्रियो जोन्स है वो उसके एक दिन बाद यानी कि 23 डेज़ का है, और एंटीरियर न्यूरल पोर रीजन जो है वो क्लोज हो चुका है, वाइल द पोस्टीरियर न्यूरल पोर जो है वो अभी भी ओपन है, ठीक है। एंटीरियर पूरी तरह क्लोज हो गया, हेड रीजन बनाएगा पूरा ब्रेन, नीचे से ये सारा क्लोज हो गया, न्यूरल ट्यूब बंद हो गई, ऊपर से नज़र नहीं आ रही, बट पोस्टीरियर न्यूरल पोर अभी भी क्या है, खुला है। द न्यूरल रीजन ऑफ द ट्यूब क्लोजर सी जो डायग्राम है वो पास्टुलेट कर रही है जेनेटिक एविडेंस को, जिसमें सुप्रीम मोस्ट न्यू बॉर्न बेबी आपको नज़र आ रहा है और पता चल रहा है वो बिल्कुल नॉर्मल उसकी सारे का सारा रीजन बन गया है। लेकिन अगर डी वाली डायग्राम देखें तो ये आपको इंसेफेली बता रहा है। इंसेफेली तब होगी जब एंटीरियर रीजन से न्यूरल ट्यूब पूरी तरह क्लोज नहीं हो सकेगी और ब्रेन नहीं बन सकेगा। आपको इस बच्चे का सारी आधा नज़र आ रहा है। और जबकि जो सी वाली ई वाली डायग्राम है वो आपको स्पाइना बेफिडिया नज़र आ रहा है, जिसमें हुआ क्या है कि जो पोस्टीरियर रीजन की न्यूरल ट्यूब है वो क्लोज नहीं हो सकी, और यहाँ पर उस बच्चे को एक सॉर्ट सा नज़र आएगा, मतलब नज़र आएगा जिसमें उसकी स्पाइनल कॉर्ड एक्सपोज हो रही है, ठीक है। इवन तो स्पाइनल कॉर्ड खुली हुई है और उससे कह लें कि जो स्पाइनल सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है वो भी बाहर आ सकता है। दोनों लिथल है, जानलेवा कंडीशन है। Here the forebrain remain in contact with amniotic fluid. Subsequent degenerates the fetal forebrain development cease and the wallet of skull fail to form। कहता है कि जो दूसरी थी इंसेफेली
उसमें जो फोर ब्रेन होता है वो एमनियोटिक फ्लूइड के साथ ओपन रह जाता है, जिसका नतीजा क्या निकलता है, वो डिजनरेट हो जाता है और फोर ब्रेन बन ही नहीं सकता। और ब्रेन का जो आपके खोपड़ी का वो जो हिस्सा जिसमें फोर ब्रेन होता है, ऊपर वाला ना बड़ा सा हिस्सा क्रैनियम क्या है जिसमें फोर ब्रेन होता है, वो कंपार्टमेंट में नहीं बनता। इसकी वजह से बच्चे का सर ऐसे लगता है ऊपर से आधा गायब है, थोड़ा छोटा सर बना होता है। ठीक है। अच्छा, द फेलियर ऑफ इंटायर न्यूरल ट्यूब, अगर पूरी की पूरी इंटायर न्यूरल ट्यूब फर्ज करें क्लोज नहीं हो सकी। आगे तो मैंने इंटीरियर रीजन की फेलियर का बताया, फिर पोस्टीरियर रीजन का फेलियर का बताया। इंटीरियर में इंसेफेली थी, पोस्टीरियर रीजन में स्पाइनिया बाइफिडिया था। लेकिन कहता है अगर पूरी की पूरी न्यूरल ट्यूब क्लोज ना हो, ठीक है, पूरी बॉडी की, तो ये क्रैनियो आर्चिसिस कहलाएगी। और कलेक्टिवली न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो से हैं ये ह्यूमन में बड़े रेयर हैं। अच्छा, अगर पूरी तरह फेल हो जाए न्यूरल ट्यूब तो सर्वाइव कर बनती नहीं है, ठीक है। लेकिन न्यूरल ट्यूब के क्लोज होने के डिफेक्ट्स ह्यूमन में बड़े कम हैं और ये अबाउट 1 इन एवरी 500 लाइफ बर्थ में नज़र आते हैं। अदरवाइज़ फीटल लाइफ में वो शायद सर्वाइव नहीं कर सकते। और न्यूरल ट्यूब क्लोजर डिफेक्ट जो हैं कैन ऑफन बी डिटेक्टेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसे प्रेगनेंसी से भी देखा जा सकता है वेरियस फिजिकल और केमिकल टेस्ट की मदद से। ठीक है जी, यहाँ तक ये आपका काम ख़त्म हो गया। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जो लेक्चर होगा उसमें सेकेंडरी न्यूरोलेशन के बारे में बात करेंगे। मैं इसको ज़रा रिपीट कर दूँ, अगर पोस्टीरियर रीजन से न्यूरल ट्यूब क्लोज होने से रह गई है तो नतीजे में स्पाइना बाइफिडिया होगा, ठीक है, जिसमें वो टेल साइड पे न्यूरल ट्यूब जो सी है वो एक्सपोज होगी। और सिविलिटी डिपेंड करती है कि कितनी न्यूरल ट्यूब एक्सपोज हो रही है। और अगर एंटीरियर रीजन से फ्यूज़ होने से रह गया तो उसको हम इंसेफेली कहेंगे। और अगर ओवरऑल जो सी है वो न्यूरल ट्यूब फ्यूज़ होने से रह गई तो उसे क्रैनियो आर्ची चेसिस कहा जाएगा, जिसके नतीजे में एम्ब्रियो सर्वाइव नहीं होगा, ठीक है, करेगा। लेकिन ये जो न्यूरल ट्यूब के क्लोजर की फेलियर है वो हर 500 से जो लाइव जो 500 बच्चे हैं ज़िंदा उनमें से एक का चांस है, तो ये बड़ा रेयर होता है। ठीक है बेटा, यहाँ पर मैं लेक्चर अपना कंप्लीट कर रहा हूँ, इसे देख लें और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं।